नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा नेताजी सुभाष चंद्र के बॉस के बारे में, जिन्होंने भारत को आज़ाद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी जिस तरह से भारत के उसमें राजीव दीक्षित ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपने भारतीय स्वरोजगार या फिर भारत के अपने प्रोडक्ट को अपनाने में, उसी तरह एक भूमिका निभाई है सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आज़ादी में। सुभाष चंद्र बोस यानी कि जिन्होंने एक सेना बनाई स्वतंत्र भारत के लिए, कैसे व्यक्ति जिन्होंने भारत की आज़ाद के लिए लगातार प्रयास किए, और यही उन्हीं के ही प्रयास के कारण अंग्रेज़ों की सेना में विद्रोह हुआ, जिसके कारण भारत आज़ाद हुआ। आज उन्हीं के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा होगी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 13 जनवरी 1897 को हुआ था, और कटक जो कि एक छोटा सा कस्बा था, वहाँ से उन्होंने अपनी प्राइमरी शिक्षा पूरी की। और जब वो 10वीं कक्षा में गए तो उनका एडमिशन एक अंग्रेजी स्कूल में कराया गया। इनका एडमिशन प्रेसिडेंटी कॉलेज में करा दिया गया जब ये 10वीं कक्षा के थे, परंतु बाद में इन्हें प्रेसिडेंटी कॉलेज से हटा दिया गया क्योंकि ये राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। कॉलेज में भी कुछ गलत होता था तो यह अपने विचार को उसका विरोध करते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के अधीन वो कॉलेज था, तो ऑब्वियसली उस कॉलेज में अंग्रेज़ों की ज़्यादा चलती थी। तो सुभाष चंद्र बोस एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, तो उस विद्यालय में उनकी ज़्यादा चल नहीं पाई, जिसके कारण उन्हें इस कॉलेज से हटा दिया गया। 1916 में इन्हें कॉलेज से हटा दिया गया। वह दौर एक ऐसा दौर था जब भारत की स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी ख़राब हो रखी थी। अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवा का काफ़ी बुरा हाल किया हुआ था, काफ़ी ख़राब किया हुआ था। उस समय कई बीमारियों ने भारत को जकेट रखा था, एक से एक बीमारी सामने आ रही थी। उस समय हैज़ा का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप था। हैज़ा से 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लाशें हॉस्पिटल के चारों तरफ ऐसे बिछी थी जैसे कि मक्खियों की लाशें हो। लाशें एक से एक जगह पर चारों तरफ बिखरी थी, और उन्हें जलाने के लिए भी जगह नहीं थी। जब सुभाष चंद्र बोस ने यह हालात देखे तो खुद उन्होंने उन लोगों की लाशों को उठाकर उनका अंतिम संस्कार किया। वो उनको जानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन लोगों का अंतिम संस्कार किया। वहीं से उनके अंदर राष्ट्र के लिए कुछ करने की भावना उत्पन्न हुई, समाज सेवा की भावना उत्पन्न हुई। जब वो इस हालात को देख रहे थे तो उनके अंदर समाज सेवा करने की भावना पैदा हो गई। इस समय ये एक विद्यार्थी थे जब इन्होंने समाज सेवा करनी शुरू कर दी थी, यानी कि अपने ही विद्यार्थी जीवन में ये समाज सेवा करना शुरू कर दिए थे। यह एक इतने अच्छे नेता थे अपने बचपन से ही, अपने स्कूल टाइम से ही, कि इन्हें स्कूल में असेंबली का हेड बना दिया गया। यानी कि जो स्कूल के अंदर असेंबली थी उस पूरी असेंबली का इन्हें हेड बना दिया, यानी कॉलेज के हेड थे। तो जो वो स्कूल थी, उस स्कूल के अंदर अंग्रेज़ी अध्यापक हुआ करते थे जो भारतीय बच्चों के साथ खूब अत्याचार किया करते थे, उन्हें पीटा करते थे, उन्हें टॉर्चर किया करते थे। तो जब एक अध्यापक थे तो उन्होंने जब भारतीय बच्चों को पीटना शुरू किया, और ये बात जब सुभाष चंद्र बोस को पता चली, तो सुभाष चंद्र बोस प्रिंसिपल के पास गए और कहा कि आप भारतीय बच्चों को ये अध्यापक क्यों पीट रहे हैं, इन्हें ये करने से रोका जाए और इन्हें बर्खास्त किया जाए। परंतु प्रिंसिपल ने कहा कि अध्यापक है, ये ऐसा करते हैं, इससे इन्हें कोई नहीं रोक सकता। जब सुभाष चंद्र बोस की बात को नहीं मानी गई तो सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग निर्णय लेना शुरू कर दिया। वो खामोश नहीं बैठे। मामले को लेकर जब प्रिंसिपल ने कोई जवाब नहीं दिया तो सुभाष चंद्र बोस ने स्ट्राइक करने की सोची। इन्होंने स्ट्राइक कर ली और फिर धरने पर बैठ गए कि ऐसा ऐसा इस स्कूल में हो रहा है, जो अंग्रेज़ी अध्यापक है वो भारतीय बच्चों को पीट रहे हैं। ये पूरी खबरें अखबारों में छप गई
और जब यह खबरें अखबारों में छपी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के अंदर बन गया। फिर जब अखबारों में खबरें छपी तो जो अध्यापक थे उन्होंने इन बच्चों से माफ़ी मांग ली। माफ़ी तो मांग ली, लेकिन ये अध्यापक फिर भी चुप नहीं बैठा। इस पूरी घटना के बाद फिर से बच्चों को पीटने लग गया। इस बार जब वो बच्चों को पीटने लगे तो उल्टे उन बच्चों ने अध्यापक को पीट दिया। और जब बच्चों ने अध्यापक को पीटा, इस घटना के बाद सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज छोड़ना पड़ा और सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से रिज़ाइन देना पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से निकाला जा रहा था तो इनसे प्रिंसिपल ने कहा कि तुम माफ़ी मांग लो, तुम्हें कॉलेज में वापस रख दिया जाएगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब गलती मेरी नहीं है तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं। यानी गलत के सामने झुकना नहीं और सही के रास्ते पर हमेशा चलना। लेकिन फिर इनका कॉलेज से निकलना तय हो गया। फिर इन्हें कॉलेज से हमेशा के लिए प्रिंसिपल के द्वारा निकाल दिया गया। फिर इनके पिता ने, जो कि उस समय एक अच्छी पोस्ट पर थे, उन्होंने बैरिस्टर की पोस्ट पर थे शायद, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन उस शिक्षा के लिए सुभाष चंद्र बोस को लंदन जाना था। तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के पिता ने इन्हें 4 साल की शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस पढ़ाई में इतने तेज थे कि उन्होंने 4 साल की शिक्षा को 4 साल के अपने विद्यार्थी को से केवल 7 महीने में ही पूरी कर दिया, 7 महीने में ही पास कर दिया। और वहाँ से उनकी नौकरी भी लग गई और एक ऐसी बड़ी नौकरी लगी जो उस समय मिलना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान काम नहीं था। इनकी आईसीएस की नौकरी लग गई थी। परंतु जब इन्होंने देखा कि देश में वहाँ भारत देश के अंदर यानी हमारे देश के अंदर अंग्रेज़ भारतीयों को लूट रहे हैं और मैं इनकी आईएएस की नौकरी करूं, तो ये सब देख करके इन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। एक इतनी बड़ी नौकरी को इन्होंने त्याग कर दिया। जब भारत की इन्होंने देखा कि भारत में अंग्रेज़ लूट रहे हैं हमारे देश को, तो उन्हें अंदर से अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और फिर वापस भारत आने का फैसला लिया। जब इस बात का पता भारतीयों को लगा, दूसरे लोगों को चला, अखबारों में खबरें छपी कि एक व्यक्ति ने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी, तो सब हैरान थे कि कोई व्यक्ति इतनी बड़ी नौकरी को कैसे छोड़ सकता है, जबकि उस नौकरी को पाने के लिए तो लोग इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस के अंदर देश प्रेम भी था, जिस देश प्रेम के कारण उन्होंने अपनी नौकरी को त्याग दिया, अपनी जॉब को त्याग दिया इसी देश प्रेम के कारण। तो जब वो उस नौकरी को छोड़कर मुंबई आए तो मुंबई में उनके स्वागत करने के लिए हज़ारों लोग खड़े थे। उनके माला पहनाकर स्वागत किया, अच्छी तरह से स्वागत किया। वहाँ से सुभाष चंद्र बोस के अंदर एक प्रेरणा जागी कि जब मेरी सिर्फ नौकरी छोड़ने से इतने सारे लोग खड़े हो सकते हैं और अगर मैं देश के लिए स्वतंत्रता का संग्राम छेड़ूंगा तो कितने लोग खड़े हो जाएंगे। वहीं से उनके अंदर यह प्रेरणा आई कि अब मैं भारत के लिए स्वतंत्र संग्राम शुरू करूंगा। यहाँ से फिर वो महात्मा गांधी के साथ जुड़ गए। क्योंकि महात्मा गांधी नरम दल के व्यक्ति थे, उनके विचार थोड़े सुभाष चंद्र बोस से अलग थे, लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस उन्हें अपना गुरु ही मानते थे, उन्हें इज्जत के साथ रखते थे। जब वो सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से मिले तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने 1930 में अंग्रेज़ों ने डिसाइड कर लिया था कि भारत को अब इलिटिया स्टेट यानी पूर्ण गणराज्य तो नहीं, एक ऐसा स्टेट स्थापित कर दिया जिसका सरकार के फैसले ब्रिटिश सरकार लेगी और सरकार भारत की होगी, कानून सरकार भारत की होगी और जो पुलिस वगैरह हर पोस्ट भारत की होगी, लेकिन फैसले आएंगे ब्रिटेन से। इस तरह की सरकार के लिए अंग्रेज़ों ने भारत को, महात्मा गांधी को कहा कि हम आपको आज़ादी तो देंगे लेकिन पूर्ण आज़ादी नहीं देंगे, यानी कि डोमिनियन स्टेट आपको घोषित करेगी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को यह बात पसंद नहीं आई। महात्मा गांधी तो हालांकि मान भी गए थे कि चलो डोमिनियन स्टेट मिल गया है, कर लेते हैं, थोड़ा तो हमें राहत मिलेगी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं माने। उन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो पूर्ण स्वराज्य। तो इसी के बाद सुभाष चंद्र बोस ने लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा को फहराया और वहाँ से उस तिरंगे झंडे को जब उन्होंने फहराया तो पूरे देश में एक आग सी
हो गई थी, क्योंकि वह पूर्ण स्वराज्य भारत के लिए चाहते थे। 1939 में प्रेसिडेंट के चुनाव कराए गए। फिर कांग्रेस पार्टी जो थी उसके प्रेसिडेंट के चुनाव कराए गए। अब प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए सुभाष चंद्र बोस सबसे बड़े दावेदार थे। अब महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट नहीं बनना देना चाह रहे थे, इसलिए महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र के विपक्ष में एक अपने आदमी को खड़ा। महात्मा गांधी ने सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़ा कर दिया और पूरे देश में यह कहा कि सीतारामैया ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। सीतारामैया को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, सब लोगों से महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि सीतारामैया को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन महात्मा गांधी ने जो प्लानिंग की थी वो प्लानिंग सक्सेस नहीं हो पाई। सभी लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को वोट दिया और सुभाष चंद्र बोस सीतारामैया से जीतकर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट बना रहे, इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया कि सुभाष चंद्र बोस को कहा कि आप इस्तीफा दे दो, आप प्रेसिडेंट का इस्तीफा दे दो। सुभाष चंद्र बोस ने भी गांधी जी के कहने पर इस्तीफा दे दिया और अब कांग्रेस पार्टी से वो अलग हो गए थे। अब कांग्रेस पार्टी उनकी देखरेख में नहीं थे। तो एक तरफ महात्मा गांधी लड़ते रहे देश के लिए, अब दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस चुप बैठने वाले में से नहीं थे। उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि कैसे वो भारत को आज़ाद करने के लिए काम करे, कैसे वो भारत की आज़ादी के लिए प्रयास करे। तो उन्होंने एक सेना बनाने की सोची और भारत से उन्होंने विदेश निकलने की सोची। फिर महात्मा गांधी भारत से निकलकर जर्मनी पहुंच गए। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंच गए और हिटलर से मिले। हिटलर उनसे बड़े ही प्रभावित हुए। हिटलर ने कहा कि इतना बुद्धिमान व्यक्ति कैसे आ गया। तो जो हिटलर ने कैद किए हुए थे 30 से 40 हज़ार सैनिक, भारतीय सैनिक जो कि उस समय अंग्रेज़ों की सेना थे, हिटलर ने उनको अपनी जेलों में कैद कर रखा था। तो जब सुभाष चंद्र बोस वहाँ पर गए तो सुभाष चंद्र बोस के कहने पर उन्होंने उन कैदियों को छोड़ दिया और उस सारे कैदी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए, आज़ाद हिंद की सेना में शामिल हो गए। उस समय पूरे विश्व में विश्व युद्ध चल रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, इटली के खिलाफ। जापान भी उस समय उसमें शामिल था, जर्मनी भी शामिल था। तो वहाँ से फिर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए, जापान गए। जापान के जो प्रेसिडेंट थे, प्रधानमंत्री थे, उनसे मिले। उस समय जापान का इनके खिलाफ बड़ा युद्ध चल रहा था। तो जापान के प्रेसिडेंट से जब मिले सुभाष चंद्र बोस, वो भी इनसे बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आप बुद्ध को मानते हो, हम भी मानते हैं बुद्ध को, हमें एक होना चाहिए इस लड़ाई में। तो वो भी मान गए। तो जब अंग्रेज़ों की सेना जापान की सेना से लड़ाई करने के लिए आई तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब आप उनके ऊपर बम फेंकोगे तो ये भी पर्चे साथ में फेंकना कि भारतीय सैनिकों अंग्रेज़ों के साथ कब तक लड़ते रहोगे। जब भारतीय सैनिकों ने वो पर्चे पढ़े जिसमें लिखा था कि आप कब तक लड़ते रहोगे इन भारतीय सेनाओं के, इन अंग्रेज़ों के साथ, तो उन सेना में आपस में विद्रोह फैल गया। जब वो विद्रोह फैल गया तो अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी मुश्किलें आई। लेकिन उसी दौरान 1945 में अंग्रेज़ों ने अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम फेंक दिया। जो बम उस समय फटा हिरोशिमा में, तो बहुत सारे लोगों की मौत हुई, बहुत सारे लोग मतलब उनके साथ जान चली गई लोगों की, और ऐसे में कुछ पता भी नहीं चल पाया कि क्या हो रहा था। फिर सुभाष चंद्र बोस भी उधर इंडिया आ चुके थे। इस समय में सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी फिर आ गए थे भारत में। तो सुभाष चंद्र बोस का पता ही नहीं चला कि कहाँ गए। शिकागो में एक हवाई जहाज़ उड़ा था, कुछ लोग कह रहे थे कि वो उसमें मर गए, कुछ लोग कहते थे वो बाबा, यानी उनकी मौत का पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो सुभाष चंद्र बोस ने हिंद की सेना बनाई थी, इतनी सारी सेनाएं बनाई थी, तो जो अंग्रेज़ों की सेना थी उसमें सिर्फ 40,000 जो सैनिक थे वो अंग्रेज़ थे, बाकी 25 लाख सैनिक भारतीय थे। तो अब इस सारे जो भारत के सैनिक थे वो सुभाष चंद्र से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे। तो ऐसे में अब सेना के अंदर, अंग्रेज़ों की सेना के अंदर विद्रोह हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ी की सेना सिर्फ 40,000 थी और वो 25 लाख थे। हो सकता है वो उनको वापस मार दिया जाए। तो अंग्रेज़ों ने भारतीय सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया नौकरी से।
उससे वो विद्रोह और ज़्यादा भड़क गया, और इतना ज़्यादा विद्रोह भड़क गया कि मजबूरी में आकर के अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा और भारत के आज़ादी की घोषणा करनी पड़ी। तो उस समय जो वहाँ के इटली के तत्काल प्रधानमंत्री थे, जब वो भारत आए तो उनसे पूछा गया कि आपने इतने देशों को विजय की, इतने देशों से आप लड़े, लेकिन भारत को आपने इतने जल्दी आज़ाद क्यों कर दिया। तो उस प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ाद करने की हमारी मजबूरी थी, क्योंकि विद्रोह इतना ज़्यादा बढ़ चुका था सैनिकों का कि सुभाष चंद्र बोस ने जो प्लानिंग की थी उससे इतना ज़्यादा विद्रोह बढ़ गया था कि हमें मजबूरी में छोड़ना पड़ा। ठीक है, ऐसा ही हुआ जैसे कि राजीव दीक्षित ने स्वदेशी का आंदोलन चलाया था। खुद राजीव दीक्षित गायब हो गए, लेकिन स्वदेशी का आंदोलन इतना तेज़ पकड़ गया कि आज भी देख सकते हो आप बाबा रामदेव जी कहाँ तक पहुँच गए। ठीक वो विद्रोह का जो आंदोलन था उस समय ठीक वैसा ही सुभाष चंद्र बोस ने चलाया था। उन्होंने सब लोगों के अंदर ये बात भरी कि हमें इस तरह से अंग्रेज़ों को हटाना है, जो सैनिक है इनके अंदर किस तरह विद्रोह डालना है। तो उससे अंग्रेज़ पूरी तरह से घबरा गए थे और उन्हें मजबूरी में छोड़ना पड़ा था। तो जब उनसे पूछा गया कि इस पूरे विद्रोह में महात्मा गांधी का जो आज़ाद हुआ देश, महात्मा गांधी और उनके दल की कुछ है वो आधिपत्य था, तो उस प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, महात्मा गांधी और इस दल का तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन जो विद्रोह चला सैनिकों का, सुभाष चंद्र बोस ने जो चलाया, उसके कारण ही हमें मजबूरन में छोड़ने पड़ा देश को। हालांकि सुभाष चंद्र बोस भी महात्मा गांधी को अपना गुरु ही मानते थे, परंतु आप देख सकते हो कि आज़ादी दिलाने में, भारत को आज़ादी दिलाने में सुभाष चंद्र बोस का कितना बड़ा योगदान था। उनकी मृत्यु कैसे हुई यह बताना काफ़ी मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं कि वो उनका एक्सीडेंट जहाज़ से हुआ, शिकागो से हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि वो बाबा तक बने रही हो। एक मिस्ट्री है जिसका पता किसी को नहीं चल पाया कि उनकी मृत्यु या वो कैसे इस दुनिया से गए। तो सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को आज़ाद करने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, काफ़ी योगदान दिया, और आने वाले हर व्यक्ति उन्हें याद ज़रूर रखेगा हमेशा के लिए। धन्यवाद।